हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस आया हूँ नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी एम्प्लॉय को जो टैक्स पेयर है, जिसका सैलरी से इनकम है, उसको ऑल टैक्स रिजिम में जाना चाहिए या न्यू टैक्स रिजिम में। मैं पूरा आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि ऑल टैक्स रिजिम में क्या बेनिफिट्स मिलते थे आपको और न्यू टैक्स रिजिम में क्या बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, और या फिर टैक्स स्लैब रेट में कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। दोनों को कंपेयर करेंगे, जिसमें भी टैक्स कम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करना चाहिए या ऑल टैक्स रिजिम। मैं आपको बता दूं, 23-24 से फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जब हम लोग आईटीआर भरते हैं तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में न्यू टैक्स रिजिम आया है, उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम रिजिम माना जाता है। अब हमें ऑल टैक्स रिजिम में जाना है तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि ऑप्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, उसको हमें टिक करना रहता है कि हमें ऑप्ट आउट करना है। मीन्स हमें ऑल टैक्स रिजिम में आईटीआर को फाइल करना है। अब काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉयर को, मीन्स जिधर हम लोग जॉब करते हैं उधर हम लोगों ने उस कंपनी में बोल दिया कि हमारा न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करो, और उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग ही टैक्स डिडक्ट किया है। तो क्या हम लोग आईटीआर भरते टाइम पे ऑल टैक्स रिजिम में आईटीआर भर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा श्योर, आप कर सकते हो। आपका मन है आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करो या ऑल टैक्स रिजिम में, टीडीएस कटना अलग मैटर है। आईटीआर भरते टाइम पे आपको आईटीआर भरने से पहले, स्टार्ट करते ही सबसे पहले यही पूछेगा कि आपको ऑल टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करना है या फिर न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। ओल्ड या टैक्स में न्यू में से आपको जो भी करेक्ट लगे वो आप। मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बताऊंगा, जो कि अभी एंड हुआ है 31 मार्च 25 को, क्योंकि उसके ऊपर ही हम लोग अभी आईटीआर भरने वाले हैं। और ये आईटीआर रिलेटेड टू जो सैलराइड पर्सन है उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जिसका कैपिटल गेन वगैरह है उसका तो बहुत बड़ा आईटीआर भरा जाएगा। तो वो शायद एक वीडियो में आप देख के भर लो, ये मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी टैक्स का कैलकुलेशन होता है। लेकिन आईटीआर 1, जिसका सैलरी का इनकम है ओनली, वो कोई भी पर्सन खुद से ही भर सकता है, उसको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि ऑल टैक्स रिजिम में आपका टैक्स स्लैब क्या हुआ करता था। तो आप लोग देखोगे तो ऑल टैक्स रिजिम में आपको 2,50,000 तक आपका नील टैक्स लगता था, और 2,50,000 के अबो आप 5 लाख तक जाते थे तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता था। 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका यदि इनकम है तो आपका 20% से आपको टैक्स पे करना पड़ता था, और 10 लाख से अबो जाने पर आपको 30% का टैक्स लगता था। ये नॉर्मल इंडिविजुअल की बात मैं बोल रहा हूँ। यदि आपका सीनियर सिटीजन है, मीन्स आपका 60 ईयर्स से प्लस हो गया है और 79 ईयर्स तक है, तो आपको 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू 2,50,000। क्योंकि जो हम लोगों ने देखा कि 2,50,000 तक आपको नील पे करना है, और सीनियर सिटीजन के केस में ये 3 लाख का लिमिट रहेगा। सुपर सीनियर सिटीजन जो नियर टू गॉड है, नियर टू गॉड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 80 ईयर प्लस है उनके लिए है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद में आपका स्लैब रेट डायरेक्ट स्टार्ट होएगा 20 से। तो ये तो एक समराइज मैंने बता दिया कि ऑल टैक्स रिजिम में आपको ये टैक्स स्लैब रहता था। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि न्यू टैक्स रिजिम में और ऑल टैक्स रिजिम का
टैक्स का रेट क्या है, तो वो मैं आपको ओल्ड का बता दिया। न्यू टैक्स रिजीम का मैं आपको बताता हूँ कि आपको 3 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, नील टैक्स रेट आने वाला है आपका। 3 लाख टू 6 लाख के बीच में आपको 5%, 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपको 10%, और 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 15%, और 15 लाख टू 12 लाख टू 15 लाख तक आपको 20%, और मोर देन 15 लाख आपका 30% का स्लैब। अब आप लोग अभी तक की पिक्चर देखो तो आप तो बोलोगे कि न्यू टैक्स रिजिम बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें टैक्स का रेट बहुत कम है न्यू टैक्स रिजिम में। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूं और डिडक्शन के ऊपर आऊं और एग्जम्पशन के ऊपर आऊं, इतने में आपका परसेप्शन थोड़ा चेंज होएगा। आपका जो देखने का नजरिया है, और आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे इन सब चीज़ों का, तो हो सकता है आपको ऑल टैक्स रिजिम बेटर रहे। क्योंकि जो इंडिविजुअल या एचयूएफ इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर उनका कुछ डिडक्शन है, जैसे कि मैं बोलूँ 24B के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे रहता है, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि ऑल टैक्स रिजिम में अपने को क्या डिडक्शन या एग्जम्पशन बेनिफिट्स मिलते थे, और न्यू टैक्स रिजिम में आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको टैक्स रेट में जरूर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंसेशन दिया है, लेकिन उसके बदले में आपसे कुछ सेक्रीफाइस भी करवाया गवर्नमेंट ने। तो आप लोग देख लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरी का इनकम कमाता है, उसको दोनों ही टैक्स रिजिम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। आप देखते होंगे कि ऑल टैक्स रिजिम के अंदर आप लोग 80C के अंदर इंश्योरेंस का, यूलिप का, पीपीएफ के अंदर यदि पैसा डाला है, या ट्यूशन फीस पेमेंट किया है, या फिक्स डिपॉजिट किया है 5 ईयर से प्लस का, एनएससी का बॉन्ड खरीदा है, ये सब के ऊपर आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलता था, जो कि 1,50,000 उसका मैक्सिमम लिमिट हुआ करता था। ये ऑल टैक्स रिजिम में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में यदि आप उसको सेलेक्ट करते हो तो आपको 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मीन्स आपको जो 1,50,000 का मैक्सिमम लिमिट हुआ करता था, वो न्यू टैक्स रिजिम के लिए नहीं है। फिर इंश्योरेंस कराते थे हम लोग, मेडिकल इंश्योरेंस, जो 80D के अंदर आपको ऑल टैक्स रिजिम में 25,000 या 50,000, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 25,000 का आपको डिडक्शन मिलता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में ये भी आपसे छीन लिया गया है। फिर आपको आपकी देखो सैलरी का जो अमाउंट होता है ना, उसमें कुछ अमाउंट आपका एचआरए का होता है, हाउस रेंट अलाउंस का होता है। आपको ऑल टैक्स रिजिम में आपको एचआरए का बेनिफिट मिलता था, अंडर सेक्शन 10(13) में आपको एग्जम्पशन मिलता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये भी आपसे छीन लिया गया है। एलटीए बहुत कम लोगों को मिलता है। 5 ईयर से ज़्यादा कोई किधर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उसको लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, वो ऑल टैक्स रिजिम में आपको उसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में इसको भी रिमूव कर दिया गया है। फिर हम लोग बात करते थे कि हम लोगों ने घर खरीदा था और उस पे हम लोगों ने फाइनेंस करवाया था, तो उसका ईएमआई आता है। ईएमआई के अंदर आपका कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट होता था उसका तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता था, और जो आपका अमाउंट इंटरेस्ट का एलिमेंट्स होता था, वो आपको अप टू 2 लाख रुपीज तक आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 24B के अंदर आपको उसका एग्जम्पशन मिलता था। तो यदि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होता था घर, मतलब आप खुद रह रहे हो और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस पर लोन लिया हुआ है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो 2 लाख तक का आपका लॉस होता था, और वो लॉस सैलरी की इनकम से एडजस्ट हुआ करता था। वो आज की डेट में न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन
लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें 2 लाख का लिमिट था सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ऑल टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। ऑल टैक्स रिजिम में यदि लेट आउट प्रॉपर्टी थी और उस पर जितना भी इंटरेस्ट, 2 लाख से ज्यादा का भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो भी आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलता था, डिडक्शन मिलता था 24B में। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में मिलता तो है आपको, न्यू टैक्स रिजिम में इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपको डिडक्शन तो मिलता है 24B में, लेकिन वो ओनली हाउस प्रॉपर्टी के गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है, वो सैलरी की इनकम से आपको लॉस को एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा। तो इन द सेंस आपका यदि कोई दूसरी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आ रहा है और इस प्रॉपर्टी पे यदि आपका लॉस है सेकंड प्रॉपर्टी पे, तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, जो कि आपको ऑल टैक्स रिजिम में उसका बेनिफिट मिलता था। ये आपको न्यू टैक्स रिजिम में ये भी आपको छीन लिया गया है। फिर आपका आता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन, जो 80CC D1B में होता है, उसका आपको ऑल टैक्स रिजिम में मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये बेनिफिट भी आपका ले लिया गया है। एजुकेशन लोन का था 80E का, जिसको 8 ईयर तक आपने कोई लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 80E के अंदर आपको डिडक्शन मिला करता था ऑल टैक्स रिजिम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में इसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। और डोनेशन 80G का वो भी न्यू टैक्स रिजिम में रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारे सेक्रीफाइस करने के बाद आपको न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट ले सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेट में कंसेशन दिया है, 5, 10, 15, 20 एंड 30। पहले था 5, 20, 30, ये स्लेब हुआ करता था। तो ये एक मेजर 87 का 87 रिबेट, रिबेट आपको जब आप ऑल टैक्स रिजिम में होते थे, तो आपका यदि टोटल इनकम मीन्स ग्रॉस इनकम में से आपका सारा रिडक्शन लेस होने के बाद में जो इनकम बचता था उसको टोटल इनकम बोला जाता है। टोटल इनकम यदि आपका लेस देन 5 लाख रुपीज होता था, तो आपको 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलता था। न्यू टैक्स रिजिम में ये रिबेट आपका अप टू, यदि आपका 7 लाख रुपीज आपका इनकम होता है, तो आपको 25,000 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर का आपको रिबेट मिलता है। तो इसमें 25, और मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो न्यू टैक्स रिजिम में 25,000 तक आपका जाता ही नहीं है, क्योंकि 3 लाख रुपीज तक आपका नील है, और 3 लाख से आपका 6 लाख तक आप जाओगे तो 5% है। तो ऐसे करके आपका इतना वो होने वाला नहीं है। फिर आप एक मैं आपको समरी दे दूं कि ऑल टैक्स रिजिम में आप क्या क्या बेनिफिट लेते थे, वो मैं आपको बता दूं। देखो, आपको याद होगा, आपने पहले भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा, तो आपको पता है 80C के अंदर आप पीपीएफ में अमाउंट डालते थे, एलआईसी का अमाउंट डालते थे, या कोई होम लोन लेके रखा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता था। इन सबको मिला के 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाया करता था। आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते थे आप एनपीएस में, तो उसका भी 50,000 का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता था। 80D में आपको 25,000 और 50,000 का मैंने आपको बताया, वो आपको मिलता था। इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख का मिलता था, और इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपका जितना भी इंटरेस्ट होता है, भले ही 2 लाख से अबो है आपका, वो सारा मिलता था। एचआरए का आपको डिपेंड करता है आपका सैलरी में कितना एलिमेंट एचआरए का है, उसके एक कैलकुलेशन होता है अंडर सेक्शन 10(13)A के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जम्पशन मिलता था उसका। 80 का मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया होगा आपने, तो उस पर 8 ईयर तक आपको उसका बेनिफिट मिलता था, जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। डोनेशन आपने किसी को दिया है, ये मेजरली देते नहीं है कोई इंडिविजुअल, बहुत बड़े लोग ही देते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो बड़े लोग होते हैं वो अपना कंसल्टेंट से ही
फाइल करवाते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं। 80 टीटीए का है और 80 टीटीबी का है। 80 टीटीए किसको मिलता है? नॉर्मल असेसी होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, उसको सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, उसका 10,000 तक आपको डिडक्शन मिलता था। और 80 टीटीबी जो सीनियर सिटीजन होता है उसको एफडी पे या सेविंग अकाउंट पे 50,000 तक जो भी इंटरेस्ट मिलता था उसका डिडक्शन मिलता था। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजिम में और ऑल टैक्स रिजिम में आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि कैसे मैंने छोटा सा लिया था, कि देखने से आपको लगेगा कि आपको, हाँ, ये देखो थोड़ा सा मैंने 12 लाख रुपीज के ऊपर देखा है कि ग्रॉस इनकम आपका 12 लाख रुपीज था, तो ओल्ड में पूरा ग्रोथ आ गया, न्यू में भी पूरा ग्रोथ आ गया। लेकिन उसके अंदर कुछ डिडक्शंस थे, जैसे आपने LIC करवाया होगा, आपने मेडिकल इंश्योरेंस निकाला होगा, तो उन दोनों का मिला के जो ऑल टैक्स रिजिम में ऑप्ट करूँ तो मेरे को 2 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से मेरा टोटल इनकम हो जाता है 12 लाख रुपीज, और ऑल टैक्स रिजिम के हिसाब से मेरा टैक्सेबल इनकम होता है 10 लाख रुपीज। अब मैं 10 लाख रुपीज के ऊपर कैलकुलेशन करूंगा, तो आप करके देख लेना। 1,12,500 प्लस 4% सेस, ये आपका टैक्स लाइबिलिटी आता है एज पर ऑल टैक्स रिजिम। और न्यू टैक्स रिजिम में आपको भले ही डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन उसका जो टैक्स रेट है वो इतना लो है, उसकी वजह से आपको 90,000 प्लस सेस 4% सेस, ये अमाउंट आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा। तो आप खुद देख सकते हो कि किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। मैंने आपको पूरा सिग्निफिकेंट बता दिया है कि क्या क्या आपको ऑल टैक्स रिजिम में मिलता था और क्या आपको न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट का बेनिफिट मिलता है, और काफ़ी चीज़ों का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब मैं मेजरली आपको बता दूं कि किसके लिए ऑल टैक्स रिजिम बेटर है और किसके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेटर है। आपकी सैलरी में या आपका काफ़ी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करते हो आप एटीसी के मोड में। एटीसी का मोड क्यों, कौन सा हो गया आपका? LIC में आप डालते हो या PPF में आप डालते हो, या म्यूचुअल फंड के आप यूनिट्स परचेज करते हो, या आपने FD करवाया है 5 ईयर प्लस का, या फिर आपके बच्चों का ट्यूशन फीस ज़्यादा है, तो उस केस में आपको ऑल टैक्स रिजिम में झांक के देखना चाहिए कि आपको उसमें बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। यदि आपकी सैलरी इनकम में HRA का पार्ट ज़्यादा है, आपकी सैलरी के आप अपनी इनकम में से मेडिकल इंश्योरेंस भी आपने करा के रखा है, या फिर आपने होम होम लोन लेके रखा था, उस पर आपका इंटरेस्ट हायर है, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ऑल टैक्स रिजिम बेटर रहेगा या न्यू टैक्स रिजिम बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी पॉसिबल होता है इसमें कि आपको ऑल्टरनेटिव कौन सा बेस्ट रहेगा ये चूज करने के लिए, ये सारा कैलकुलेशन पर्पज से मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है। होप है कि आपको ये सारा बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपको ये देख के बहुत अच्छा भी लगेगा कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे को कौन से टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। क्योंकि अभी का टाइम आ गया है कि आपको ITR फाइलिंग करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो ITR फाइल कैसे करते हैं उस पर बनाने वाला हूँ। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपना खुद का ITR खुद भर सकते हो, और विदाउट टेंशन, विदाउट टेंशन। इसमें आप टेंशन मत रखना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं कुछ गलत भर दूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं पूरा 1 बाय 1 आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके लास्ट। यदि आपका सेल्फ असेसमेंट में आपको टैक्स पेबल आता है तो उसका पेमेंट कैसे करके आपको ITR फाइल करना है वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और यदि आपका TDS ज़्यादा कटा हुआ है और आपका टैक्स लाइबिलिटी माइनस में आ रहा है, मीन्स रिफंडेबल हो रहा है आपको अमाउंट,
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे आप रिफंड ले सकते हो और कैसे आपको बैंक अकाउंट आपका करेक्ट मेंशन करना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।